गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जल्दी से सारे लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका अर्थक्वेक। भूकंप आते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में भी भूकंप आते हैं बहुत सारे, तो उसको पढ़ने वाले हैं। और ज्वालामुखी फूट जाता है तो उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज पढ़ेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर क्लास को ज्वाइन कर लो। और निभा, प्रणाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन निभा, तुम लोग कैसे हो भाई? बढ़िया। चलो, जैक साहू, गुड इवनिंग सर। निभा कुमारी, नाइस लुक सर, थैंक यू सो मच। है ना, जैसे आप लोगों को तो मैं देख ही नहीं पाता, तो आप लोग तो मुझे देख भी लेते हैं बट मैं तो नहीं देख पाता। तो आप सबका भी बहुत ही बढ़िया लुक है, बहुत ही शानदार दिख रहे हैं आप लोग भी। ठीक है। और दीपू सैनी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। निभा कुमारी, फाइन सर। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेगी। वो टॉपिक्स क्या हैं? एक टॉपिक है हमारा भूकंप। तो आज पहला जो टॉपिक दिखाई देगा वो दिखाई देगा क्या? भूकंप। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है वॉल्केनोस। ठीक है, आपकी ज्वालामुखियां, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक भाई दीपक, हमको दिखाओ इनके कमेंट क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे। सर मेरा लुक गुड नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसका पढ़ाई में बढ़िया चल रहा होता है उसके लुक अपने आप बढ़िया लगते हैं। ठीक है दीपू, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है अपन लोगों की शक्ल अच्छी ना हो, लेकिन अपन लोगों की आदतें अच्छी होती हैं तो अपन बढ़िया दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, मैं आपको पसंद करता हूँ। ठीक, तो आपका लुक और बेहतरीन है। आपको कोई पसंद करे ना करे, आपके सर आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे बेहतरीन दिखते होगे और लिटरली आई फील कि आप सबसे बेहतरीन होगे। ठीक है, अब चलो अब पढ़ाई करते हैं। देखो, यहाँ से एक चीज़ समझना है कि भूकंप और अर्थक्वेक को कैसे हम डिफाइन करें। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दे लो भाई। निभा कुमारी, ऐसा नहीं बोलते दीपू भाई, ऐसे बोलो। आई एम, क्या लिख रही हैं ये बताओ भाई, थोड़ा सा दिखाओ। आई एम बेस्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया निभा, बहुत बढ़िया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही फील करते रहना चाहिए कि आई एम बेस्ट। बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब बिल्कुल फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, अपने टॉपिक पे। यहाँ से चीज़ें याद करेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर मैं एक शब्द उठा लूँ यहाँ से, भूकंप, ठीक है, और इसको क्या करूँ? इसको तोड़ दूँ, एक तरफ भू ले लूँ और एक तरफ कंप ले लूँ। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब कंपन, है ना, कंपन। तो अगर पृथ्वी पर कोई भी कंपन फील हो रहा है, कोई भी हलचल फील हो रही है, क्या हो रही है? अगर कोई भी हलचल फील हो रही है तो अपन उस फील को, उस जो भी हमारी हलचल फील हुई है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि भूकंप आ रहा है। पहली चीज क्लियर हो गई। यहां से आपको ध्यान रखना है कि भूकंप और कुछ भी नहीं है। भूकंप पृथ्वी पर होने वाली हलचल है। अगर हम लेमैन की भाषा में कहें कि भूकंप का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भूकंप एक हलचल है। क्या है? एक हलचल है जो कि कहाँ हो रही है? पृथ्वी पर हो रही है। गॉट इट? अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि भूकंप या अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक अर्थ पर होने वाली मूवमेंट्स हैं जो हमें क्या होती हैं? फील होती हैं। गॉट इट? ये एक लेमैन की भाषा है जिसे आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि, जैसे मान लेते हैं, सबसे बढ़िया तब स्टडी मानी जाती है जब आप चलते हुए रिक्शे वाले को भी समझा पाए कि हमने ये पढ़ा। पढ़े हुए को तो समझाना बहुत आसान है। जब आप जिस रिक्शे में बैठे हुए हैं और उसने बाई चांस आपसे पूछ लिया कि बेटा आप हमको बताओ कि भूकंप क्या होता है,
तो आप उसे समझा पाए कि भूकंप का मतलब होता है कि भू पर, जब पृथ्वी पर कोई भी हलचल हम फील करते हैं तो वो भूकंप होता है। क्लियर हुई ये बात? तो ये कई तरीके से आ सकता है। तो यहां से ये भी समझ लीजिए कि ये जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, जो भूकंप है या अर्थक्वेक है, वो दो तरीके से आता है। कितने तरीके से? आ जाइए। वो दो तरीके से आता है। एक होता है आपका आंतरिक बल की वजह से, और एक होता है बाह्य बल की वजह से। आंतरिक बल का मतलब इंग्लिश में होता है इनर फोर्स, इनर फोर्स, और बाह्य बल का मतलब होता है आउटर फोर्स। अब इसको समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। इनर फोर्स का मतलब होता है कि जब आपकी जो पृथ्वी है उसके अंदर से कोई फोर्स जनरेट हो रहा है तो वो आपके इनर फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनर फोर्स कहलाते हैं। जब भी कभी पृथ्वी के अंदर से कोई फोर्स लगता है तो वो इनर फोर्स कहलाता है। यहां पर बाह्य फोर्स में कि पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, इस पे हम लोग ह्यूमन रहते हैं। हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या किया? टेस्टिंग की, जिसकी वजह से क्या हुई? पृथ्वी हिल गई, हलचल आ गई। तो इसे कहते हैं बाह्य फोर्स, बाहरी। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग, जो रॉक्स होती हैं, क्या होती हैं? जो रॉक्स होती हैं उनको तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं, और उस एक्सप्लोजिव की वजह से यहाँ पे पहाड़ पे धमाका होता है, और धमाका होने के बाद पूरी पृथ्वी हिल जाती है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि चाइना कोई भी टेस्टिंग करता है, कोई भी अपना रेडियो एक्टिव टेस्ट करता है, कोई भी एक्टिव ऐसा एलिमेंट टेस्ट करता है, तो नेपाल और इंडिया, इन दोनों जगह भूकंप आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से इसको भी लिखिए और वो भी लिख लीजिएगा। जल्दी से लिख लीजिए दोनों चीजें कि भूकंप आता कैसे है। तो आंतरिक बल की वजह से और बाह्य बल की वजह से। ठीक है? हाँ, पोखरण टेस्ट आपने देखा था कि पोखरण टेस्ट जब हुआ था तभी भूकंप आया था, गुजरात वाली एरिया में भूकंप आया था। ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ गए। जल्दी से लिख लो, फिर आगे चीजें समझाता हूं। लिखो इसे। पहले ये लिखना, पहली फोटो ये बनाना। ठीक है? भूकंप। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये बनाना, और हिंदी वाले ये नहीं बना लेना। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। चलिए सर, आउटर अर्थक्वेक तो हम ह्यूमन के द्वारा ही होता होगा। हाँ, वही है, वही बता रहा हूं कि जो बाह्य बल है वो ह्यूमन के फोर्स की वजह से लगता है। उसमें तो कोई भी ऐसा मसला है ही नहीं कि जो अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर से कोई चीज है कि भाई हमको ये करना है, तो उसे कहते हैं इनर फोर्स, आंतरिक
है ना, और हमें किसी के दबाव की वजह से हम में कोई चेंज आए, उसे कहते हैं आउटर फोर्स, बाह्य। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं और अब आपको इस पॉइंट पे लेके चलते हैं। अब यहां पे दो शब्द लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह में यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, यहां पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द लिखा हुआ है एपिसेंटर और एक शब्द लिखा हुआ है फोकस। क्या लिखा हुआ है? एपिसेंटर, और एक शब्द लिखा है फोकस। इनको समझते हैं भाई। तो हमारे पास दो शब्द आए, एक शब्द है, ऐसे समझते हैं, एक शब्द है एपिसेंटर और एक शब्द है फोकस। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए इसे कहते हैं अभिकेंद्र। इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। और फोकस को कहा जाता है केंद्रक। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शब्द पूरे भूकंप की स्टडी को आपको आसान बना देंगे, और वो कैसे आसान बनाएंगे? इन दोनों शब्दों को समझने पर। दो शब्द, एक शब्द आपका एपिसेंटर जिसको अभिकेंद्र कहा जाता है, और एक शब्द आपका फोकस पॉइंट जिसको हम केंद्रक कहते हैं। यहां पर अब आपको क्या करना है? एक अर्थ बना लेनी है। ठीक है, अगर इस अर्थ को मैं गोल से अब चपटा बना दूं, कैसा बना दूं? चपटा हुआ बना दूं, इस तरीके से बना दूं जिससे कि हम इजीली समझ पाए। तो यहां से एक पेड़ बनाइए, ये पेड़ हुआ, और यहां पे बहुत सारा सुंदर सा पेड़ बन गया। इस पे अब क्या कर दीजिए? इस पे अब डाली बना दीजिए, और इस तरीके से आपने इस पे डाली बना दी। ये पेड़ बहुत मस्त सा सुंदर सा पेड़ हो चुका है। ठीक है, ये पेड़ है। अब आपके वैभव सर कहाँ पे बैठे हुए हैं? वैभव सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो अपना मस्त आराम कर रहे हैं कि चलो आज क्लास खत्म। आज की क्लास खत्म करने के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पूरी क्या है? ये अर्थ की सरफेस है। अब ध्यान देना और समझना, ये क्या है? अर्थ की सरफेस है। ठीक, यहां पर वैभव सर बैठे हुए हैं, मतलब ये जो व्यक्ति है वो वैभव सर है। ठीक है, और कुछ सोच रहे हैं बढ़िया सा अपना कि क्या पढ़ाऊं बच्चों को जिससे कि बच्चों को और मजा आए। ठीक है, यहां से अब आपको क्या करना है? यहां से थोड़ी सी चीजें समझनी है। ये जो बिंदु है ये पृथ्वी का फोकस पॉइंट है। क्या है? पृथ्वी का फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु, जहां पर कोई भी एनर्जी स्टार्ट हुई ऊपर उठना। क्या हुई? कोई भी एनर्जी स्टार्ट हुई ऊपर उठना। मतलब कि जब कभी किसी पॉइंट पे, अब समझना यहां पे कि फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से इनर फोर्स स्टार्ट होता है। इनर फोर्स स्टार्ट होता है, मतलब यहां से इनर फोर्स की स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग पॉइंट है ये। क्या है ये? स्टार्टिंग पॉइंट है। गॉट इट? स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम फोकस पॉइंट कहते हैं। एक लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान कोई भी आपको समझा नहीं सकता। फिर फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, और वहीं से किसी इनर फोर्स की स्टार्टिंग होती है पृथ्वी की तरफ आने में। तो ये आना स्टार्ट हुई,
और यहां पे आपके वैभव सर बैठे हुए हैं, तो वैभव सर को यहां पे फील हुआ, यहां पे कुछ हलचल फील हुई, तो इस पॉइंट को एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर पॉइंट कहा जाता है, अभी केंद्र कहा जाता है। वो बिंदु, समझिएगा, वो बिंदु जहां पर मनुष्य या कोई भी सबसे पहले भूकंप को फील करता है, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि पहली बार भूकंप को पृथ्वी की सतह पर जब फील किया जाता है जिस बिंदु पर, उसे हम अभिकेंद्र या एपिसेंटर कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो अभिकेंद्र वो बिंदु है, वो पॉइंट है जहां पर जो आपका अर्थक्वेक है या भूकंप सबसे पहले फील हो रहा है। महसूस होता है। तो वैभव सर को यहां से एकदम भागना पड़ेगा कि एकदम पेड़ से हटे, वरना अगर ये बहुत हैवी पेड़ हुआ तो वैभव सर दब जाएंगे इसमें। तो ये बिंदु आपका एपिसेंटर हुआ, दिस वन, और ये बिंदु आपका फोकस पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ? ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। एपिसेंटर भी समझ में आ गया होगा और फोकस पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन मौर्य सर, क्रिस्टोफर सर की क्लासेस आएंगी या नहीं? बेटा मुझे सच में नहीं पता है, मेरी उनसे अभी तक कभी बात नहीं हुई है, तो मैं लिटरली नहीं बता सकता कि उनका क्या मसला चल रहा है, वो क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता है। ठीक है सर, एक बार और बता दो। ठीक है, अभी बताता हूँ, पहले इसको लिखो फिर बताता हूँ। अच्छा चलो पहले बता देता हूँ, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। मैंने आपको बोला कि दो बिंदु होते हैं, एक होता है आपका अभिकेंद्रक और एक होता है आपका केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में फोकस पॉइंट बोलते हैं और अभिकेंद्रक को आप एपिसेंटर बोलते हैं। जब कभी भी आपके भूकंप की पृथ्वी के अंदर से स्टार्टिंग हो रही होती है, तो जिस बिंदु से फोर्स लगना स्टार्ट होता है, इस बिंदु से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, ये क्या है? ये फोर्स है। ये फोर्स, ये बल ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये बल लगना शुरू होता है तो वो पॉइंट जहां से शुरू हुआ था उसे तो फोकस कहते हैं, लेकिन जहां पे पहले फील हुआ, जहां पे पहले महसूस हुआ, उसे एपिसेंटर कहते हैं, उसे अभिकेंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो जल्दी से अब लिख लो, अब आगे बढ़ेंगे फिर इससे। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैक समझ में आ गया? जल्दी से बताओ जैक, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सारे लोग जितने भी बच्चे अभी हो, ठीक है, वो सारे लोग 9 बजे पीसीएस वाली क्लास भी लिया करो। उसमें मैं मैपिंग पढ़ा रहा हूँ। संस्कृति पीसीएस का जो चैनल है, आप यूट्यूब पे जाना, संस्कृति पीसीएस डालना, उसमें रोजाना रात में 9 बजे मेरी लाइव क्लास आती है मैपिंग की। ज्योग्राफी की पूरी मैपिंग करा रहा हूँ अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी कराऊंगा। तो अभी उसमें आज से अफ्रीका शुरू होगा। अफ्रीका शुरू होगा, उससे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ा चुका हूँ। आप वो क्लास भी लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो, उसे भी पढ़िए आप। निभा, जैक, दीपू, सचिन, बाकी जितने भी बच्चे अभी दिख रहे हैं वो सारे पढ़ा करो उसे। मतलब संस्कृति पीसीएस के चैनल पे है वो क्लास, ठीक है, यूट्यूब पे। आगे बढ़े, सारे लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे। यहां से अब आपको देखना है कि जो हमारा ये पॉइंट था क्या वो हमारा क्लियर हुआ। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सर हमारा फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है, ये दिख रहा है, जहां से कोई भी फोर्स स्टार्ट होता है। कोई भी फोर्स स्टार्ट जहां से होता है वो पॉइंट आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात सर आपने बताई कि जो एपिसेंटर होता है वो पॉइंट एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर सर हम सबसे पहले फर्स्ट फील जहां पे आती है किसकी? किसी भी मूवमेंट की हलचल की कोई भी अगर सबसे पहली फील आएगी उसी को हम एपिसेंटर कहते हैं। क्लियर है? बट पढ़ाई भी जरूरी है। सर शादियों का सीजन चल रहा है तो अभी शादी अटेंड कर रही हूँ। हाँ, इसमें चलते चलते अपनी भी शादी निपटा लो, है ना, क्योंकि बढ़िया है मसला। शादियों का सीजन है, कर लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, बाद में पढ़ लो, ठीक है, जरूरी है पढ़ाई। चलो आगे। यहाँ पे आपको सामने सीधे सीधे लिखा हुआ है कुछ चीजें कि अर्थक्वेक क्या होता है वो लिखा हुआ है। ठीक, अर्थक्वेक क्या होता है? सीधे मैंने अभी बताया, वाइब्रेशन या हलचल बोल सकते हैं इसको, हलचल, मूवमेंट आप सीधे बोल सकते हैं, जो कि आपकी पृथ्वी के उत्पन्न होती है। ओल्ड पीपल भी एक्सपायर हो रहे हैं। अरे ये सब नहीं बोलना होता, पढ़ाई करनी होती है। शाम का वक्त है, मस्त पढ़ाई करो, इन सब को छोड़ दो। शादी हो रही है, एक्सपायर हो रहे हैं, ये सब छोड़ दो। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर फोकस करो, ठीक है। फिर दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक पढ़ाई है जिसका नाम है सिस्मोलॉजी। क्या नाम है? सिस्मोलॉजी। और ये वो पढ़ाई है, वो साइंस है जिसमें हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कही जाती है? सिस्मोलॉजी कही जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी नहीं करनी सर, अभी तो आपने सारे ड्रीम्स पूरी करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई नेभा, आप सारे ड्रीम्स को पूरा करो, बट अभी पढ़ लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिस्मोलॉजी। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि भूकंप मूल, जिसको फोकस कह रहे थे, क्या कह रहे थे? फोकस। क्या कहा जा रहा था भाई? फोकस। उसको हम आंतरिक भाग में होता है, वहां से उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, ये मैं बता चुका हूं। अवधि केंद्र, इसे कहा जाता है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर, ठीक। तो एपिसेंटर आपको याद रखना है। इसे अभी केंद्र भी कहते हैं, अधि केंद्र भी बोलते हैं। तो दोनों ही चीजें आप याद कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ें जल्दी से, अगर लिख लिया हो तो इस किताब की जो भाषा है उसको आगे बढ़ें। ये लिख लीजिएगा, ये अलग से पॉइंट है एक, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब भूकंप के कारण, ठीक है। अब टॉपिक क्या है हमारे? भूकंप के कारण, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, दो होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इसे बाह्य कहते हैं और इसे आंतरिक कहते हैं। ये दोनों ही चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। जल्दी से लिख लो, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, उस पर आएंगे, अभी आएंगे। जो रिश्ता स्केल है, रिएक्टर स्केल, उसमें और सिस्मोलॉजी में क्या अंतर है उस पर आएंगे। देखो, सिस्मोलॉजी पढ़ाई है और रिएक्टर स्केल जिस पे ये पढ़ाई नापी जाती है, भूकंप मापा जाता है, उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। आएंगे इस पे। यहां से आगे बढ़ो।
अब कॉजेज पढ़ लो। ये जो नेचुरल कॉजेज हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल कॉजेज हम इसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर आपसे इंटरनल कॉजेज की बात की जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कॉजेज, तो आपका आंसर होगा पहला प्लेट विवर्तनिकी। जब इसको समझिएगा, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। अब इसको समझना, एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी, ठीक है। अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों आपस में टकराएंगी और टकराएंगी तो हलचल होगी, हलचल होगी। तो आपस में टकराने की वजह से भी आपकी हलचल होती है और भूकंप आते हैं। तो अर्थक्वेक यहां पे आएंगे। पहला केस, केस नंबर पहला। केस नंबर 2, मान लेते हैं ये एक प्लेट थी, अब इन दोनों का अलगाव हो गया। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये प्लेट इधर चली गई और ये प्लेट इधर चली गई, तो यहाँ पे गैप बन जाएगा। तो गैप बनने की वजह से फिर से हलचल होगी। क्यों, क्योंकि ये ए प्लेट हो गई और ये बी प्लेट हो गई। पहले ये ए बी प्लेट थी, पहले ये क्या थी, ए बी प्लेट थी। तो अब फिर से हलचल होगी और फिर से भूकंप आएंगे। गॉट इट, फिर से भूकंप आएंगे। अलगाव हो रहा है, पहले जुड़ रहे थे, तो जुड़ने पे भी तो भूकंप आते हैं। आपने देखा ही होगा, जब दो दोस्त मिलते हैं तो पार्टी होती है ना। मोहल्ले की आंटियां फिर कहती हैं बेटा डीजे डाउन करो, स्लो करो। क्यों, क्योंकि पार्टी हो रही है, भूकंप आ रहा है, मोहल्ले में भूकंप आ गया, दो दोस्त मिले। पति पत्नी एक होते हैं, अलगाव हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तब भी मोहल्ले में भूकंप आता है या घर में भूकंप आता है। क्यों, क्योंकि एक फैमिली टूट गई, अब अलग अलग हो गए। तीसरा केस भी है, केस नंबर 3। आपने देखा होगा एक ही घर में एक भाई ए प्लेट है और बहन बी प्लेट है। अब दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। बचपन में तो हम सब लड़ते ही हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो घर में क्या रहता है, भूकंप जैसा माहौल रहता है। तो वहां पे भी भूकंप आएगा ही आएगा। क्लियर है ये बात। तो ये तीनों केस आपको लिखने होंगे कि एक बार टकराने पर, एक बार दूर जाने पर और एक बार आपस में फ्रिक्शन करने पर। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। फ्रिक्शन, घर्षण। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी से तो बना है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से तो बना है हिमालय। इसी से तो बना है, प्लेट टेक्टोनिक्स से ही तो बना है दीपू। भूल गए वो तुम क्लास, जब मैंने हिमालय पढ़ाया था, बताया था ना, दो प्लेटों के टकराने से बना है। लिख लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां से आगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिस दिखाई देता है, प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, उसके सिद्धांत से भी। तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपके कोर्स से बाहर है, इसमें अभी आपका है ही नहीं मसला। दूसरा क्या कह रहा है उसके बाद, अर्थ का संतुलन।
क्या कह रहा है कि जब भूकंप आने का एक रीजन ये भी है कि जब पृथ्वी खुद घूमते घूमते थोड़ा सेटल होती है, तो वो भी है आपका एक पॉइंट वो। फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से भी भूकंप आते हैं। आपने देखा होगा कि अंदर से मैग्मा फूटा, अंदर से मैग्मा फूटा तो ये हलचल होगी ना भाई अंदर, तो इसकी वजह से भी दिखाई देता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। और आंतरिक शक्तियों से, जो इनर फोर्सेस हैं, उनकी वजह से भी जब आप चट्टानों को टूटते हुए देखेंगे तो वो भी आपका एक मेन रीजन दिखाई देता है किसका, भूकंप का। तो ये भी लिख लीजिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, इलास्टिक, अर्थ वैलेंस, वोल्केनोज और फ्रिक्शंस एंड फोल्डिंग एक्शंस लिख लीजिए जल्दी से। फ्रिक्शन का तो मैंने बता ही दिया, तो उसको तो लिख ही लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ह्यूमन कॉजेज, जिसको हम एक्सटर्नल बोल रहे थे। ह्यूमन को क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। और उसमें क्या है, उसमें आपका दिखाई देगा कि हमने कोई माइनिंग करी, माइनिंग का वही एग्जाम्पल, जब हम सर फ्रिक्शन से क्या बनता है, फ्रिक्शन से कुछ नहीं बनता, सिर्फ भूकंप आते हैं, ठीक है। माइनिंग करी और उसके लिए एक्सप्लोजिव यूज़ किए, बम धमाके यूज़ किए, तो वहाँ पे आ जाता है। बड़े बड़े डैम बनाने पर भी ये होता है, बड़े बड़े आपने डैम बना दिए, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। और आखिरी में वही रेडियो एक्टिव है ना, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह सकते हैं आप उसे। तो ये तीनों पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां से आपको 3 वेव्स दिखाई दे रही होंगी। कितनी, अर्थक्वेक में, भूकंप में 3 वेव्स दिखाई देती हैं। हाउ मच, 3 वेव्स, तरंगे, ठीक है। अब वो तरंगे कौन कौन सी हैं, उनके नाम पता होने चाहिए आपको। 1, 2, 3। एक तरंग होती है पी वेव। एक तरंग होती है एस वेव। और एक तरंग होती है एल, और इसी को बोलते हैं सरफेस। सरफेस वेव इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव। हिंदी में कहा जाता है इसे प्राथमिक, इसको द्वितीयक और इसको तृतीयक। लिख लीजिए। एल वेव्स भी बोलते हैं ना, लव वेव्स। लिख लीजिए, लव वेव्स। अब बताऊंगा कि क्यों कहते हैं इसे लव वेव्स। पी, एस और लव, तीनों लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
डन। देखो, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी समझने के लिए हैं और आपको बताने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब इस पे जाने से पहले कि प्रशांत महासागरीय पट्टी कौन सी है या इस क्षेत्र में किस तरीके से ये आते हैं, ये सब बताने से पहले आपको इन तीनों वेव्स का कुछ जानकारी देनी है मुझे। कितनी? इन तीनों वेव्स की कुछ जानकारियां देनी है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इनको समझाना है तो वो आपको समझनी होंगी। और चलिए पहले हम उन्हीं की बात करते हैं, उन पर सब पर फोकस करते हैं। आपको एक चार्ट पेपर बनाना होगा, ठीक है, और उस चार्ट को बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले इधर लिखिएगा नंबर, ठीक है, इधर लिखिएगा टाइप, ठीक, और इस पर लिखिएगा, है ना, P, इधर S और इधर L, ठीक। इधर लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके नेचर, इस पर बात कर रहे हैं, या कैरेक्टर, ठीक, उसका कैरेक्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अदर नेम, यहाँ पे स्पीड, ये वेवलेंथ, है ना, और यहाँ पे नेचर, ठीक। एक और लिख लो, हार्मफुल कितनी कौन सी है, ठीक है, इसको और लिख लेते हैं। तो आपको 1, 2, 1, 2, 3, ये बाकी का है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका चीज़ें अपने दिमाग में सेट करनी है। अदर नेम, इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। और उसको बोलते हैं सरफेस या लव, ठीक, पहला हो गया। दूसरा, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होती है, पी वेव की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। यहाँ सेकंड नंबर की स्पीड है और यहाँ सबसे स्लो है, ठीक है, ये सबसे स्लो है, एल सबसे स्लो आती है। फिर वेवलेंथ की बात करते हैं तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव के। तो यहाँ पे सबसे स्लो, सबसे लो, फिर ये सेकंड नंबर पे आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे ये आती है, मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी, सबसे दूर तक जाती है, समझ रहे हैं कितनी जाती है, सबसे दूर तक यही जाती है, ठीक। फिर नेचर, इसका होता है साउंड वेव की तरह, क्या होता है, साउंड वेव की तरह। इसका लाइट वेव की तरह, और ये दोनों को रखती है, साउंड भी रखती है प्लस लाइट भी रखती है, बोथ,
खतरनाक कौन सी होगी? ये लो, ये भी लो, और ये मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पर आती हैं वो यही आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लव किससे होगा? जो हमारे पास रहेगा। तो इसीलिए इसको लव वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, पूरा चार्ट बना लो। फिर ये टॉपिक हमारा मैक्सिमम ख़त्म हुआ, और यहाँ से इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा एक चार्ट और पढ़ाना है, उसको और करा देंगे, आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। हो जाए तो बताना भाई। हो गया? चलो, अब यहाँ से आपको जो चीज़ समझानी थी थोड़ा सा उसको भी समझ लो। ये तो थ्योरी है, इसको आप लिख लेंगे, मुझे आज बहुत ही यकीन है आप लोगों पे। ठीक है, ये देख लो, ये क्या है? ये कुछ जोन्स हैं। क्या है? कुछ जोन है जो कि किसके हैं? भूकंप के हैं। आपको एक जोन तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये पैसिफिक बेल्ट का है। किसका है? पैसिफिक बेल्ट। ये लिखी हुई है पैसिफिक बेल्ट। क्लियर हुई ये बात? एक जोन पैसिफिक बेल्ट का है, प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर, इंग्लिश में ये लिखा पैसिफिक बेल्ट। ये जो जोन है ये आपको हिंद महासागर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वहां पे दिखाई देता है। जो अफ्रीकन जोन है, एफ्रो एशियन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एफ्रो एशियन। और है कहां पे? इंडियन ओशन में। ठीक, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका यूरोप प्लस इंडिया, मतलब इंडिया, या मैं इसे कहूं एशिया। ठीक है, ये उस एरिया में है जिसमें हमारा हिमालय आता है। क्या आता है? हिमालयन रेंज आती है। ये वो जोन दिखाई देता है। क्लियर? और ये भी वही हिस्सा दिख रहा है इसके साथ वाला। और एक बेल्ट ये वाली जो आपकी प्रशांत महासागर वाली थी वो दिखाई दे रही होगी यहाँ पे भी। क्लियर है ये बात? तो ये बेल्ट और ये बेल्ट एक साथ मिली हुई हैं, दोनों एक साथ मिली हुई हैं। और इसी का फेस आपको यहाँ दिखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका कौन सा हिस्सा है? ये आपका अमेरिका वाला हिस्सा है, और कनाडा वाला हिस्सा है। नहीं, वो वाला हिस्सा है अमेरिका। ये आपका एशिया वाला हिस्सा है। समझ रहे? ये वाला आपका एशिया है, जो कि ये जापान है और ये रशिया है। और ये हिस्सा आपका पूरा का पूरा यूएसए प्लस आपका कनाडा, अलास्का, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। ये जोन है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा बेल्ट इसी का है। और यही रिंग ऑफ फायर भी कही जाती है। इसी को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। यहां पर दोबारा देख लो, यहां पे 3 बेल्ट है। कितनी बेल्ट हैं भाई? 3। एक आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, एक पार्ट ये, और एक पार्ट इधर दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 2। ये दोनों ही कहां पे हैं? पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में।
ठीक है, प्रशांत महासागर में, ये दोनों ही वहां पे हैं। ये जो दिखाई दे रही है ये तो अफ्रीका है और ये एशिया है, तो ये दोनों अफ्रीका और एशिया इसके हिस्से हैं दोनों, तो इसी वजह से इसे एफ्रो एशियन कहते हैं। और तीसरा ये, इसे हिमालय वाला हिस्सा माना जाता है, तो इसे हिमालयन और यूरोपियन दोनों मान के चलिए। तो ये वहां दिखाई देता है। तो ये जोन आपका क्या है, ये सिस्मोग्राफी से लिया गया है, उसी से बताया गया है। इसी में आपको ये जो दिखाई देता है, जब आप अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और एशिया और साउथ अमेरिका इसके हिस्से को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले इस पूरी उसको देखेंगे, तो इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि इसी एरिया में ज्वालामुखी भी सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसी एरिया में पूरे में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा दिखती हैं। तो ये भी आपको अभी मैं जब थोड़ा सा ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं ज्वालामुखी के साथ भी। तो अगली हेडलाइन क्या डालनी है, वोल्केनो। अगली हेडलाइन क्या डालनी है, वोल्केनो। सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है दिमाग पे, वही चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है कि ज्वालामुखी दो चीज़ों से आते हैं, एक तो आंतरिक बल की वजह से और एक बाह्य बल की वजह से। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सेम चीज बता चुका हूं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ोगे तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं ये समझ लो। ज्वालामुखी अपन उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्या होता है, ये सारे काम होते हैं। ये इतने सारे काम जो होते हैं वो ज्वालामुखी का प्रोसेस है। अब उसमें क्या है, एक तो मैग्मा का निर्माण होना, मैग्मा का पृथक्कीकरण होना, अलग अलग हो जाता है मैग्मा, मैग्मा का निकलना, उत्सर्जन होना, और मैग्मा का बाहर फैल जाना, और फिर बाहर उसकी क्या बन जाना, कुछ आकृतियां बन जाना। ये सारा क्या है, ये ज्वालामुखी का प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई अच्छा इसे कहते हैं। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिख लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे। लिख लें तो बताना भाई। हाँ, साइड हो जाता हूं मैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है वो मैग्मा चैम्बर है। यहाँ से ये आगे बढ़ता गया, ये जो मुंह दिखाई देता है इसको क्रिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिएटर, माउथ ऑफ वोल्केनो। ठीक है, माउथ ऑफ वोल्केनो कहा जाता है। ये जो हिस्सा है वो हमारी पृथ्वी का क्रस्ट हिस्सा है, जो ऊपरी परत दिखाई देती है। ये जो माउंटेन है वो है, और ये जो फैल गया है वो लावा है। क्या है? लावा। और जो अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मैग्मा और लावा
समझ रहे हैं? मैग्मा और लावा में अंतर क्या है? तो पृथ्वी से बाहर अगर निकल आया तो लावा है, और पृथ्वी के अंदर है तो वो मैग्मा है। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि भाई हम अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे दो ही चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक तो लावा इम्पोर्टेंट है और एक मैग्मा इम्पोर्टेंट है। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर है जब तक फूटा नहीं है तब तक, और जैसे ही फूट गया तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो वो लावा में बदल जाएगा। सीधी सीधी बात। क्लियर हुई ये बात? ये चीज़ें आपको ऐसे पढ़नी चाहिए कि जब आपका ये लावा फूट के नीचे गिर गया तो वो फिर लावा बन गया, मैग्मा नहीं रहा, वो फिर लावा हो गया। क्लियर? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के कारण, कॉजेज ऑफ वॉल्केनो, सेम कॉजेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बाह्य होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, वो क्या क्या है। तो रेडियोधर्मी विस्फोट हो सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकती हैं, आपका कन्वर्जेशन ऑफ करंट फ्लोज हो सकता है, हॉट स्पॉट हो सकते हैं, और आपकी जो भूतापीय एनर्जी है वो भी हो सकता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो एक बार समझ लीजिएगा, बस वो काफ़ी काम आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको समझ लेना बाद में। ठीक है, ये पढ़ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हेडलाइन डालनी है कि ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ, बस ये टॉपिक है। हाँ, इसको मैं लिखा दूंगा, ये टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी से कौन सी आकृतियां बनती हैं, ये जो पूछा जाएगा कि कौन सी आपकी फॉर्म्ड होती हैं शेप्स, और वो भी कहाँ पे? आंतरिक भाग में, अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर। समझ रहे हो? पृथ्वी के अंदर। समझो, देखो आपको एक दिखाई देगा डिक, पहला, ये पृथ्वी के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये होगा। दूसरा सिल, ये हो गई दूसरी शब्द। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिल कहाँ बनता है, डिक कहाँ बनता है, तो ये सारे का सारा आपको याद रखना है। फिर बैथोलिथ, ये भी आपका पूछा जाएगा। फिर स्ट्रोक, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो मीनारें सी हैं वो पृथ्वी के अंदर है, ना कि बाहर। यहां आपको ध्यान देना है कि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जेनोलिथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के बीच बीच में ये छोटे छोटे से एरियाज हैं, वो आपके क्या है? जेनोलिथ है। तो लिख लीजिए आप इनको पांचों को, फिर इनके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर चलेंगे आगे। ठीक है, एक ये भी लिख लेना, लेकोलिथ। ठीक, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है भाई इस टॉपिक का, है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि आप लोगों के बहुत सारी क्लासेस लेट चल रही हैं, क्योंकि 1 घंटे की ही क्लास होती थी आप लोगों की। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई भी कि सर हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। तो सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, और भी, सर इसे लिखना कैसे है अभी बताता हूँ बेटा। ठीक है, इसे लिखना है ऐसे। अब मैं आपको ऐसे ऐसे उस पिक्चर को बना लेना,
अभी टाइम ले लेना, बाद में इस पिक्चर को बनाना। अब मैं ये लिखवा दूंगा, है ना, अभी लिखवाता हूँ। पहले समझो मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों का क्लास चलता था, ठीक है, आप लोगों का क्लास चलता था 6 से 7, ठीक। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। तो आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, हमने 5 से लेकर 6:30 तक ये बैच कर दिया है, ठीक है। 5 to 6:30 ये बैच चला करेगा। आराम से 1.5 घंटे की क्लास में आपका टॉपिक बहुत इजीली, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हाँ, 5 से ही कर दिया है मेरे भाई, ठीक है जैक, हमने ये बैच 5 से ही कर दिया है। और ये 1-2 दिन में आपका 5 तारीख से, मतलब 5 बजे से ये शुरू हो जाया करेगा, ठीक है। वाह सर, ठीक, हैप्पी, सारे लोग खुश। शाम वाला बैच है ना। तो ये जो मेरी क्लास, मतलब जो हमारी जीएस वाली क्लास हुआ करेगी, ये हम टीम ने पूरा, मतलब मैंने और मैनेजमेंट टीम ने सब लोग बैठ के डिसाइड किए कि बच्चों का सिलेबस जल्दी नहीं ख़त्म हो रहा है, वो जल्दी ख़त्म हो और ज़्यादा देर अपन पढ़ा पाएँ। तो आपकी क्लास अब 1 घंटा 30 मिनट चला करेगी, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आपकी क्लास चला करेगी। और इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 से लेकर 6:30 बजे तक। कितने बजे तक? 6:30 बजे तक शाम को ये रहा करेगी। गॉट इट? तो निभा, यस, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। दीपू, जैक, सारे लोग खुश हैं अब। सर क्रिस्टोफर सर और शशि सर से बात करिएगा। मैंने उनसे फ़ोन किया था दोस्त, है ना, बट उन्होंने उठाया नहीं अभी। जैसे ही मेरी बात होगी तो मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा। हम जीएस का मैं देख सकता हूँ, जीएस का आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ, है ना। मैं सर को या मैम को या मुझसे ही परेशानी हो, मेरी ही कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर जीएस वाले पोर्शन में कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। या मेरे ही सब्जेक्ट में आपको ज्योग्राफी में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर और देखूंगा कि क्या क्या किस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई भी इस पोर्शन में या इस पोर्शन में कोई परेशानी है तो मुझे बोलिए, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। बट सर हमारे तो कंप्लीट बैच लिया था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब उनसे ये बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कि आप बच्चों का क्यों कंप्लीट नहीं करा रहे हैं और क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं। तो ये बात की जाएगी और इस पर बात चल भी रही है। हम लोग संस्कृति की टीम भी उनसे एक बार बात करेंगे जिससे कि वो लोग आंसर दे पाएं कि भाई क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। बाकी का किसी को कोई अगर परेशानी हो तो सर इस ऐप का लीडर कौन है? बेटा ये सब मुझे नहीं पता है, ठीक है। वो लीडर मतलब सारे ही हैं, सब लोग हैं, बट आपकी क्लास अगर जीएस का मसला है तो वो मुझे बता दो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का 1.5 घंटे का क्लास किया है, जीएस की ही वजह से अपन लोगों ने आपका 1.5 घंटे का क्लास किया है, ठीक है। हम जहाँ पे कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, बाकी उन लोगों से हम बात करेंगे। आपके कमेंट बॉक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों का मुझे भेज देना, ठीक। मैं स्क्रीनशॉट लेके सर को भेजूंगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो रोज़ाना पूछते हैं कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग, है ना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसको पक्का मैं आप लोगों के सामने इसको मैं दिखा भी सकता हूँ स्क्रीनशॉट को, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं इसको पक्का जल्दी से भेजूंगा भी, अभी भेजूंगा क्लास के बाद। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आराम से पढ़िए। और जीएस वाली क्लास अब आपकी 1.5 घंटे हुआ करेगी, ठीक है, और आराम से पढ़िए। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द बोले, ठीक है, उनको समझ लो और फिर अरे अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, पूरा भरोसा है सर,
ठीक, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। बाय सर, पढ़ो चुपचाप। बाय। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी पूरा टॉपिक खत्म होगा तब जाके आपकी क्लास खत्म होगी। सबसे पहले आपको एक शब्द लिखवाया मैंने, बैथोलिथ। क्या लिखवाया? बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टाने बनाता है। ये दिख ही रहा होगा। बैथोलिथ कहाँ है आपका? ये रहा, ये पूरी चट्टान बना दी। ठीक है, तो ये बैथोलिथ है। फिर यहां से आगे बढ़ो, स्ट्रोक, ये शब्द आपको मिल जाएगा। यहां से आगे बढ़िएगा तो आपको लैकोलिथ लिखवाया था, ये भी मिल जाएगा। लेपोलिथ लिखवाया, ये भी आपका दिखाई दे रहा है। फिर यहां से आपके फैकोलिथ, सिल और डाइक, ये 6-7 शब्द हैं जो आपके लिए जरूरी थे। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा और इनका वो फोटो जरूर बना लीजिएगा। कौन सा फोटो? ये वाला। इसको फोटो को बना लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक वहाँ पे है। आपकी ये पूरी की पूरी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसको पढ़िएगा, इसको ध्यान से सीखिएगा। ये चार्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो आपका वॉल्केनिक एरिया है, रिंग ऑफ फायर जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। यही वो एरिया है जो आपका कहाँ दिख रहा था? जो अभी अर्थक्वेक वाले हिस्से में भी दिख रहा था। तो ये वो हिस्सा है। ठीक है, और कुछ ये आपके वॉल्केनोज इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा? जो कि आपके हवाई द्वीप पे है, किलाऊ, ये सारे के सारे है ना, लापात्मा, एटना, ये सारे के सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज हैं। इनको एक बार अपनी कॉपी में लिखिएगा। बाकी का सारे बच्चे जब आज रात 9 बजे मेरी क्लास हो YouTube पे, है ना, तो आप सारे मुझे वहाँ दिखने चाहिए। नेभा दिखनी चाहिए, जैक दिखना चाहिए, दीपू दिखना चाहिए। सारे बच्चे 9 बजे संस्कृति PCS पर दिखने चाहिए, जिससे कि मैं आप लोगों की मैपिंग यहाँ पे तो अभी होगी, कुछ दिनों में होगी, लेकिन वहाँ आपकी अभी चल रही है। आप वहाँ पे पहले से पढ़ के बैठिएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। और मैं सर से ज़रूर बात करूँगा, उनको आपके मैसेज भी भेजूंगा। ठीक है, पूछो क्वेश्चन। दीपू, क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो जल्दी पूछो। दीपू क्वेश्चन पूछो भाई, क्या पूछना चाह रहे थे? सर गोंडवाना लैंड को समझाता हूं। देखो, 2 शब्द हैं। एक शब्द है अंगारा लैंड, एक शब्द है गोंडवाना लैंड। ठीक है, हमारी पृथ्वी थी, क्या थी? हमारी अर्थ थी। अर्थ पे एक तो हिस्सा सॉलिड था, एक हिस्सा लिक्विड था। लिक्विड वाले हिस्से को अपन पैंथालासा कहते थे और सॉलिड वाले को पेंजिया कहते थे। पेंजिया के 2 हिस्से टूटे फोर्स लगने की वजह से, तो जो हिस्सा उत्तरी हिस्से में चला गया, उत्तर में चला गया, ये भी ऊ से, ये भी आ से, और आपने देखा होगा कि जो बच्चा आ से मतलब उत्तरी अमेरिका, ये भी अमेरिका वाला, उत्तर वाला भी ऊपर आ रहा है, ऊ से आ रहा है। तो ये चीज बता रहा हूं, है ना, ये चीज जितना भी नॉर्थ का हिस्सा आएगा वो सारा का सारा अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड पूरा का पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पूरा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है। गोंडवाना की पहाड़ी बोल दी गई है। ठीक है, पूरा इंडिया ही उसी का हिस्सा है। इंडिया के साथ साथ गोंडवाना लैंड में आपका साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, एशिया आता है। एशिया का वो हिस्सा जो इंडिया के नीचे वाला है, इंडिया के साथ वाला है, और ऑस्ट्रेलिया आता है। रशिया वाला हिस्सा इधर आता है, जो
आपका रशिया के ऊपरी भाग वाला हिस्सा है वो आता है सर हिमालय। हिमालय भी इसी में आता है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा छोड़ दो आप, बिल्कुल ही ट्रांस हिमालय वाला छोड़ दोगे तो अलग बात है, बाकी पूरा का पूरा इधर ही आता है। क्योंकि पाकिस्तान हुआ, आपका अफगानिस्तान हुआ, ये पूरे मध्य भारत, ये मध्य एशिया वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड में आता है, ठीक है। मेनली ये हिस्सा जो आपका हिमालय से नीचे है, वैसे हिमालय भी इसी का हिस्सा है, लेकिन हिमालय से नीचे वाला हिस्सा प्रॉपर इसी में आता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।